स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में आधुनिक भारत का एक लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि राइज ऑफ न्यू स्टेट यानी नवीन राज्यों का उदय। ये नवीन राज्य जो हैं 1707 के बाद और 1857 के बीच में उदय हुए। ये जो हैं रीजनल स्टेट थे यानी क्षेत्रीय राज्य हैं जो भारत में उत्तर मुगल काल में यानी उत्तर मुगल काल में इन राज्यों का उदय हुआ है। तो यानी ये 1707 के बाद की घटना है जिसमें भारत में अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल स्टेट का उदय हुआ। जैसे अवध का राज्य था, हैदराबाद है, बंगाल, मैसूर, मराठा क्षेत्र में और पंजाब में राजपूत। इसके अलावा बहुत से ऐसे राज्य थे जो भारत के भिन्न भिन्न भागों में मुगलों के खिलाफ या मुगलों से स्वतंत्र होकर बने थे। तो इनको सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण 1707 के बाद भारत में नवीन राज्यों का उदय हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो कारण है मुगल राज्य का है, यानी मुगल स्टेट जो है उसमें कमजोरियां थी, उसमें वीकनेस थी। तो मुगल राज्य में जो नए राजा थे, जो नए बादशाह थे, वो जो हैं प्रॉपर रूप से शक्तिशाली नहीं थे, शक्ति का अभाव था उनमें, सैनिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी। तो नए बादशाह जो हैं मुगल क्षेत्र पर नियंत्रण कर पाने में यानी मुगल क्षेत्रों को वो पूरे तरीके से अधीन नहीं कर पाते थे और ना ही पूरा नियंत्रण हो पाता था। तो इसके कारण जो है एक क्षेत्रीय भावनाओं का उदय हुआ यानी रीजनल एस्पायरेशन। तो रीजनल एस्पायरेशन जो है उसके कारण जो है नवीन राज्यों का उदय हुआ है। मुगल जो बादशाह थे वो कमज़ोर शासक निकले, उनके उत्तराधिकारी जो है कमज़ोर थे। तो कमज़ोर उत्तराधिकारियों के कारण भी नए नए क्षेत्रों में नए राज्यों का उदय हुआ है। यानी 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद जितने भी राजा आए वो सैनिक रूप से भी राजनीतिक तौर पर भी कमज़ोर थे, उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं थी, वो अमीरों पर निर्भर थे। यानी दरबार में उनकी शक्ति जो है अमीरों पर निर्भर होती थी। जो अमीर उमरा होते थे वो ही राजा को नियंत्रित करते थे। तो राजा जो है स्वतंत्र नीति निर्माण नहीं कर पाता था और ना ही अपने राज्य को एकीकृत या इंटीग्रेट रख पाता था। तो जिसके कारण जो है क्षेत्रीय भावनाओं का उदय हुआ और क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय हुआ। तो दरबार में संघर्ष होते थे। एक और बड़ा कारण है दरबार में फूट, यानी जो उत्तर मुगल काल के जितने भी राजा रहे हैं उनके दरबार में अमीरों के बीच में आपस में संघर्ष था। अमीर जो हैं अपने भावनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लगातार बादशाह के ऊपर दबाव देते थे और इसके अलावा वो मुगल राजाओं को बदलते रहते थे, यानी उनके उत्तराधिकार में वो हस्तक्षेप करते थे और किंग मेकर बनते थे। जैसे सैयद बंधु, तो सैयद बंधुओं ने मुगल राजाओं को नियुक्त किया और नए राजाओं को उन्होंने बदलाव दिया। तो जिसके कारण जो है राजा जो हैं या बादशाह कमज़ोर होने लगे। तो दरबार के झगड़े जो हैं वो राज्य को कमज़ोर कर देते हैं। इसके अलावा जो है मुगल सैनिक शक्ति में कमजोरी, यानी मुगल राज्य में सैनिक शक्ति की कमजोरी जो है वो भी एक बड़ा कारण है। उत्तर मुगल काल में जो मुगल आर्मी थी वो कमज़ोर होने लगी। सैनिक रूप से कमजोरी जो है राज्य को कमज़ोर कर देती है। इससे पहले जो है अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल राज्य में सेना बहुत शक्तिशाली होती थी। मुगल सेना की संख्या मनसबधारी पर निर्धारित होती थी और उनको प्रॉपर रूप से तनख्वाह मिलती थी, उनकी प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग होती थी। इसके अलावा तोपखाना जो है मुगल काल का बहुत ही शक्तिशाली होता था। परंतु उत्तर मुगल काल में जैसे राजा कमज़ोर हुए, उनकी आर्थिक शक्ति कमज़ोर हुई, तो सेना को नियुक्त करने में उनकी कमजोरी दिखाई देने लगी। ना प्रॉपर रूप से उनको पे मिलती थी और ना ही उनकी ट्रेनिंग होती थी। धीरे धीरे करके मुगल तोपखाना भी कमज़ोर हो गया। तो मुगल सेना के कमज़ोर होने के कारण जो है क्षेत्रीय भावनाओं को दबाना, क्षेत्रीय राजाओं के विद्रोहों को दमन करना जो है कठिन होने लगा। तो मुगल सैनिक शक्ति की कमजोरी जो है एक बड़ा कारण आता है। इसके अलावा क्षेत्रीय भावनाएं जो थी, क्षेत्रीय जो नवाब होते थे, क्षेत्रीय नवाब या सूबेदार जो हैं उनकी अपनी भी एक अभिलाषा होती थी कि वो भी अपने क्षेत्र को आज़ाद कराएं। तो क्षेत्रीय नवाब क्या करते थे, धीरे धीरे
जो केंद्रीय बादशाह होते थे उनकी अवज्ञा करने लगते थे, उनके आदेशों को मानने से मना कर देते थे और अपनी अलग से सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे वो अपनी सैनिक शक्ति को इतना बढ़ा लेते थे कि मुगल राजा जो हैं उन पर आक्रमण ना कर पाए। तो क्षेत्रीय नवाब सूबेदार जो हैं वो शक्तिशाली होने लगे और मुगल राज्य जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। तो इसके कारण जो है क्षेत्रीय नवाबों को उनके विद्रोहों को दबाना जो है मुश्किल हो गया था। तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा जो है विदेशी आक्रमण आते हैं। विदेशी आक्रमण जो हैं उनका भी बड़ा योगदान है। विदेशी आक्रमणों ने मुगल राज्य को कमज़ोर किया और क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया। जैसे नादिर शाह का आक्रमण भी है, नादिर शाह ने आक्रमण किया, अब्दाली के आक्रमण थे। इन्होंने भी क्षेत्रीय भावनाओं को उभारने में और केंद्रीय राज्य को कमज़ोर करने में इन्होंने सहायता दी थी। तो ऐसे बहुत से कारण थे जिसके कारण मुगल राज्य कमज़ोर हुआ और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो अब जो है एक एक करके क्षेत्रीय राज्यों को देखेंगे, उनका उदय कैसे हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं अवध राज्य। अवध राज्य जो है ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में आता है, यानी अवध क्षेत्र में एक नवीन राज्य का उदय हुआ। ये नवीन राज्य जो है मुगलों के खिलाफ था। शुरुआत में जो अवध के नवाब होते थे वो मुगल सहयोग से कार्य करते थे। धीरे धीरे उन्होंने शक्ति ग्रहण की और 1722 के आसपास 1722 के आसपास इनका नवाब था सादत खां। सादत खां ने एक नवीन राज्य की शुरुआत की। नवीन राज्य जो है ये राज्य स्वतंत्र था, यानी आज़ाद था मुगलों से। तो मुगलों से आज़ाद करके उसने एक नवीन क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की थी। तो यानी 1722 के आसपास उसने मुगलों से अपने आप को अलग कर लिया, उनके आदेशों को मानने से मना कर दिया और खुद जो है शक्तिशाली हो गया। इसने अपनी सेना को बढ़ावा दिया। इसके बाद जो है अवध राज्य में सफदरजंग, इसका बेटा जो है सफदरजंग जो है राजा बना, नवाब बना 1739 के आसपास। सफदरजंग के बाद जो है इनका नवाब बना सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला जो है सफदरजंग के बाद जो है अवध का नवाब बना सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला जो है ये अवध का नवाब था। इसका कार्यकाल जो है सुजाऊ दौला का कार्यकाल जो है 1754 से लेकर ये जो है 1775 तक अवध का नवाब रहा है। तो इसके कार्यकाल में अवध जो है मुख्य शक्ति के रूप में उभरा था। और अवध का अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह आता है जो 1857 के विद्रोह में शामिल हुआ था, वाजिद अली शाह। और उसके बाद जो है ये नवाब जो है, यानी अंग्रेजों ने अवध को अपने राज्य में मिश्रित कर लिया था। उसके बाद वाजिद अली शाह ने विद्रोह किया था 1857 में। तो एक तरीके से 1856 में अवध राज्य का जो विलय था, यानी 1856 में अवध जो है ब्रिटिश सत्ता का भाग बना था, या ब्रिटिश कंपनी ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो एक तरीके से 1856 तक अवध राज्य ने कार्य किया है। तो अंतिम नवाब जो है इसका वाजिद अली शाह था, जो 1857 में जिसने विद्रोह में भाग लिया था। अवध के बाद देखते हैं हैदराबाद राज्य। हैदराबाद राज्य जो है वर्तमान तेलंगाना में आता है, पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग था। तो हैदराबाद में निजाम शासक रहे हैं, निजाम शाही या निजाम शासक रहे हैं। तो हैदराबाद में निजाम शाही या आसफ जाही वंश की शुरुआत जो है, यानी इनके वंश को आसफ जाही वंश कह देते हैं। हैदराबाद के निजाम शाही वंश की जो है शुरुआत चिन किचिल खां या किलिच खां ने इसकी शुरुआत की थी। इसको निजाम वंश कहा जाता है। तो इसने 1722 के बाद जो है अपने आप को स्वतंत्र करना धीरे धीरे शुरू कर लिया था। और दिल्ली से दूर होने के बाद इसको बहुत आसानी रही है कि अपने राज्य को इसने मुगलों से स्वतंत्र कर लिया था।
तो इसकी शुरुआत 1724 में हो जाती है, यानी 1722 में ये नवाब बना था और 1724 में इसने अपने आप को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया और मुगलों के अलग नीति बनानी शुरू कर दी। तो दिल्ली से दूर होने के कारण जो है मुगल राजा जो हैं हैदराबाद पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे, तो ये शक्तिशाली रहा। परंतु निजाम शाही वंश का संघर्ष जो है, यानी हैदराबाद के निजामों का संघर्ष जो है मराठों से काफ़ी ज़्यादा रहा है। यानी मराठों का संघर्ष जो है निजाम शाही से होता था, लगातार इनके बीच में युद्ध होते थे। तो बालाजी बाजीराव हो या बाजीराव प्रथम हो, इन्होंने हैदराबाद के खिलाफ जो है काफ़ी संघर्ष किया है। तो हैदराबाद जो है मराठों से अलग चलता रहा, स्वतंत्र रहा। बाद में इसने अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि की थी, जिसे हम सब्सिडरी अलायंस कह देते हैं। तो इस अलायंस में हैदराबाद ने अंग्रेजों से सैनिक सहायता लेनी शुरू कर दी थी, यानी अंग्रेजों से मिलिट्री हेल्प लेने लग गए और अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो धीरे धीरे करके हैदराबाद जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन चला गया था। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट राज्य था जो मुगलों के खिलाफ अपने आप को स्वतंत्र कर पाया था। तीसरा राज्य देखते हैं बंगाल। बंगाल में नवाब होते थे, बंगाल के नवाब। तो उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। इनका संस्थापक जो है, इनका फाउंडर आएगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां तो पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां, जो अपने आप को स्वतंत्र कर पाया था। इसने 1713 से लेकर 1727 तक शासन किया है। धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली बनाया इसने। उस समय बंगाल जो है काफ़ी प्रॉस्पर होता था, तो इसने लाभ उठाया और धीरे धीरे अपने आप को ये स्वतंत्र करने लगा। तो बंगाल में जितने भी नवाब आए वो दिल्ली से अलग रहे और अपने आप को शक्तिशाली बनाते चले गए। इसके बाद जो है मुर्शिद कुली खान के बाद इसके बाद इसका दामाद जो है नवाब बना, उसका नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन खान जो है ये बंगाल का नवाब बना। तो ये 1727 से लेकर 1739 तक शासक रहा है, 1727 से 1739 तक। इसके बाद जो है सरफराज खां, बंगाल का नवाब बना सरफराज खां। ये एक ही साल रहा, 1739 से लेकर 1740 तक, एक साल इसने कार्यकाल किया। इसके बाद आता है, महत्वपूर्ण था, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां जो है ये बंगाल का नवाब बनता है 1740 से 1756 तक। ये जो है महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली था। इसने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई, परंतु इसको यूरोपीय शक्तियों का सामना करना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश व्यापारिक हित जो है इसके साथ टकराने लगे। और अली वर्दी खां के बाद 1756 में इसके बाद जो है सिराजुद्दौला जो है नवाब बना है 1756 में। 1756 से ये 57 तक रूल करता है। यानी अली वर्दी खां के बाद जो है सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना था। सिराजुद्दौला के बाद जो है अलग नवाब आते हैं जो बहुत ही कमज़ोर रहते हैं, जिनका संघर्ष जो है यूरोपीय शक्तियों से होता है। सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफर जो है 1757 प्लासी के युद्ध के बाद जो है ये नवाब बनता है अंग्रेज़ों के अधीन 1757 से 1760 तक। अंग्रेज़ों ने इसका पूरा प्रयोग किया और बंगाल पर काफ़ी अधिक मात्रा में नियंत्रण कर लिया। मीर जाफर के बाद जो है मीर कासिम नवाब बनता है। मीर कासिम ये 1760 से लेकर 64 तक नवाब रहता है बंगाल का। इसने बक्सर का युद्ध किया था अंग्रेज़ों के साथ। तो इसका युद्ध जो है हम बाद में अंग्रेज बंगाल संघर्ष के दौरान देखेंगे। बंगाल के नवाब जो हैं, बंगाल के नवाब अंग्रेज़ों के साथ जो है 2 युद्ध करते हैं। यानी अंग्रेज़ों के साथ बंगाल के नवाबों के 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध जो है 1757 में प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में,
जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल में सैनिक शक्ति की स्थापना की। यानी अंग्रेजों ने पहले युद्ध में बंगाल में एक मिलिट्री रूल स्थापित किया, अंग्रेजों की सैनिक शक्ति स्थापित हुई। और दूसरा युद्ध होता है 1764 में, जिसे कह देते हैं बक्सर का युद्ध। तो बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम जो है, मीर कासिम को अंग्रेज पराजित करते हैं। यानी बक्सर का युद्ध जो है, वैसे 3 राजा थे इसमें, एक बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और दूसरा आता है अवध का नवाब, वो भी इनके साथ था, उसको भी अंग्रेज पराजित करते हैं। और तीसरा जो है वो आते हैं शाह आलम द्वितीय, यानी मुगल बादशाह। तो एक तरीके से अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में 3 राज्यों को या 3 राजाओं को पराजित किया। मीर कासिम बंगाल के नवाब को पराजित किया, अवध के नवाब को पराजित किया और मुगल सम्राट यानी शाह आलम द्वितीय को। इसके बाद देखते हैं मैसूर क्षेत्र। मैसूर जो है कर्नाटक का भाग है वर्तमान में। तो मैसूर में जो राज्य रहे हैं वो देख लेते हैं। मैसूर में शुरुआत में विजयनगर के वंशज, यहां पर वाडियार वंश का रूल था। तो वाडियार वंश जो है मैसूर के राजा होते थे। वाडियार वंश के अधीन जो है हैदर अली ने सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। धीरे धीरे हैदर अली जो शक्तिशाली बना। हैदर अली ने वाडियार वंश को कमजोर करके एक स्वतंत्र राज्य की शुरुआत की थी, मैसूर राज्य की। हैदर अली के बाद जो है टीपू सुल्तान इसका राजा बना। तो टीपू सुल्तान जो है सबसे शक्तिशाली सुल्तान था मैसूर वंश का, जिसके साथ अंग्रेजों ने आंग्ल मैसूर युद्ध किए हैं। यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच में इनको एंग्लो कर्नेटिक कह देते हैं। एंग्लो कर्नेटिक वॉर यानी आंग्ल मैसूर युद्ध को एंग्लो कर्नाटिक युद्ध भी कह देते हैं। ये 4 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध था 1767 से लेकर 69 के बीच में, फर्स्ट बैटल थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आता है 1780 to 84। थर्ड आता है 1790 से लेकर 92 और लास्ट आता है 1799। तो यानी इन चारों युद्धों में 4 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। अंतिम युद्ध जो था, लास्ट बैटल में मैसूर राज्य को समाप्त कर दिया गया और यहां पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। तो इसमें टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हो जाती है, अंग्रेज उसे हराकर मैसूर राज्य का विलय कर लेते हैं। तो एक तरीके से आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। फिर आता है पंजाब। पंजाब में सिख राज्य की स्थापना होती है। पहला सिख राज्य था ये। तो मुख्य रूप से सिख राज्य की स्थापना जो है महाराजा रणजीत सिंह ने की है। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की थी। इनका राज्य जो है, सिख राज्य जो है 1799 से लेकर 1849 तक 1849 तक रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराजा रणजीत सिंह का था। तो सिख राज्य की स्थापना के पीछे सिख गुरुओं का योगदान रहा है। सिख गुरुओं के शिक्षाओं के कारण जो है पंजाब में जागृति आई और अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद के कारण बंदा सिंह बहादुर ने संघर्ष किया, जिसके कारण पंजाब में एक अलग राज्य की स्थापना की शुरुआत हुई थी। परंतु बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद ये समाप्त हो गया। फिर धीरे धीरे पंजाब पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। लगातार संघर्ष रहा है। पंजाब में मिसलों के उदय के बाद पंजाब में 12 मिसलें आई। मिसल यानी वहां पर क्षेत्रीय राज्य होते थे छोटे छोटे। इन मिसलों में सबसे शक्तिशाली मिसल जो थी वो सुकर चकिया थी।
सुकर चकिया मिसल जो है ये सबसे शक्तिशाली मिसल थी, जिसका नेतृत्व जो है महाराजा रणजीत सिंह ने जब किया है, तो ये मिसल जो है पंजाब को आज़ाद करा गई। यानी जब महाराजा रणजीत सिंह ने सुकर चकिया मिसल को शक्तिशाली बनाया और अन्य मिसलों पे आक्रमण शुरू किए, तो पंजाब राज्य की शुरुआत हुई, पंजाब में सिख राज्य की शुरुआत हुई। तो महाराजा रणजीत सिंह जो हैं महान प्रशासक थे, जिन्होंने पंजाब को लगभग 40 साल के आसपास उन्होंने रूल किया है। पंजाब को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उन्होंने उदय किया था। और सिखों के बीच में 2 युद्ध होते हैं, अंग्रेजों और सिखों के बीच में 2 युद्ध आपस में लड़े जाते हैं, जिनको एंग्लो सिख वॉर भी कह देते हैं। पहला एंग्लो सिख वॉर जो है 1845-46 के बीच में लड़ा जाता है। 1845-46 के बीच में अंग्रेजों और सिखों के बीच में पहली बैटल होती है, जिसमें अंग्रेज शक्तिशाली होकर निकलते हैं। और दूसरी बैटल होती है 1848-49 में, 1848-49 में सेकेंड वॉर में अंग्रेज जो हैं सिखों को पराजित कर देते हैं, सिखों की पराजय होती है। और पराजय के बाद जो है पंजाब और बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है। यानी अंग्रेजों ने सिख राज्य को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना जो है पंजाब में कर दी थी। तो एक तरीके से सिखों के साथ अंग्रेजों के 2 युद्ध हुए, पहला 1845-46 और दूसरा 1848-49 में। फिर आता है मराठा राज्य। मराठा राज्य जो है ये महाराष्ट्र क्षेत्र में शुरू हुआ था। मराठा राज्य की शुरुआत जो है छत्रपति शिवाजी ने की थी औरंगजेब के समय। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है मुगलों और मराठाओं के आपस में संघर्ष रहे हैं, परंतु जो बाद में जो मराठा राज्य बना था वो पेशवाओं के नियंत्रण में बना था। यानी मराठा पेशवा जो हैं ये प्रधानमंत्री होते थे मराठाओं के। इनके अधीन जो है मराठा शक्ति जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली है। तो पेशवा में सबसे पहले आता है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो हैं 1713 में पेशवा बने और 1720 तक ये पेशवा रहे हैं। इन्होंने मराठा राज्य को शक्तिशाली बनाया, सैनिक शक्ति को एकीकृत किया। इसके बाद बाजीराव प्रथम जो है, बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं 1720 से लेकर 1740 तक। इन्होंने मराठा राज्य को उत्तर में फैलाने का कार्य किया, लगातार अपने राज्य का प्रसार किया, कई युद्ध किए इन्होंने, उत्तर भारत में इन्होंने युद्ध किए, दिल्ली तक आक्रमण किए, जिसके कारण मराठा क्षेत्र जो है काफ़ी फैल गया। बाजीराव प्रथम के बाद आता है बालाजी बाजीराव। तीसरे पेशवा थे बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक। तो बालाजी बाजीराव ने अपने राज्य को और प्रसार किया। इनकी मृत्यु जो है 1761 में हो गई है। तीसरे पानीपत युद्ध के बाद, यानी थर्ड पानीपत युद्ध में, तीसरे पानीपत युद्ध में जब मराठाओं की अब्दाली के हाथों पराजय होती है, तो उसके बाद जो है बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है मराठा पेशवा बनते हैं, जिनका नाम आता है माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम। तो माधवराव प्रथम जो हैं 1761 से लेकर 1772 तक रूल करते हैं। माधवराव प्रथम के बाद माधवराव नारायण आते हैं। बाद में धीरे धीरे ये कमजोर होने लगते हैं। तो माधवराव नारायण जो हैं 1774 से लेकर 1796 तक रूल करते हैं। फिर आते हैं बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड आते हैं द्वितीय, जो 1796 से लेकर 1796 से लेकर 1818 तक रूल करते हैं। और बाजीराव सेकंड के समय में ही अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज मराठाओं के बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं।
तो मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, तो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 संघर्ष होते हैं। पहला युद्ध जो है, फर्स्ट बैटल जो है 1775 से लेकर 1782 के बीच में पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसके बाद जो है दूसरा युद्ध होता है, सेकंड बैटल आती है आंग्ल मराठा में। ये आती है 1802 से लेकर 1806 तक 1806 तक दूसरा संघर्ष है। और तीसरा और अंतिम संघर्ष आता है 1817 से लेकर 1818 तक। तो 3 बैटल होते हैं, 3 युद्ध होते हैं। तीसरे युद्ध में, अंतिम युद्ध में अंग्रेज जो हैं वो मराठाओं को पराजित करके इनके बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और मराठा राज्य जो है, पेशवाओं का राज्य जो है समाप्त हो जाता है। तो एक तरीके से अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाया और मराठाओं के स्वतंत्र राज्य को इन्होंने अपने नियंत्रण में। इसके अलावा जो है मुगलों के खिलाफ जो है राजपूतों ने राजस्थान क्षेत्र में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया अलग अलग राज्यों के तौर पे। भरतपुर में जाटों ने अपने आप को राज्य के रूप में गठित किया, अपना नया राज्य स्थापित किया। तो भरतपुर के जाट प्रसिद्ध रहे हैं, सूरजमल जैसे। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो एक तरीके से हमने क्षेत्रीय राज्यों को देखा है। ये क्षेत्रीय राज्य जो हैं 1707 के बाद स्वतंत्र होने लगे और मुख्य रूप से 1857 तक इन्होंने शासन किया है। धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्यों को अंग्रेजों ने कमजोर किया, अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती रही। अंग्रेजों ने इन क्षेत्रीय राज्यों को अपने राज्य में यानी ब्रिटिश सत्ता में विलय करना शुरू कर दिया, मर्जर करना लिया। तो क्षेत्रीय राज्यों का अस्तित्व जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अंग्रेजों ने सहायक संधि हो, सब्सिडरी अलायंस हो या फिर पॉलिसी ऑफ लैप्स, जिसे विलय का सिद्धांत कह देते हैं, 2 नीतियां आती हैं। सब्सिडरी अलायंस जो है, यह अलायंस शुरू किया था लॉर्ड वेल्जली ने सब्सिडरी अलायंस के तहत भारतीय राज्यों को, क्षेत्रीय राज्यों को सैनिक शक्ति, सैनिक सहायता देनी शुरू की, उनको सुरक्षा देनी शुरू की। और धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्यों ने अपनी सेना रखनी छोड़ दी और अंग्रेजों के डिपेंड हो गए। धीरे धीरे उनकी कमजोरी जग जाहिर होने लगी और अंग्रेजों ने उनसे मन चाहे कार्य कराने शुरू कर दिए। पॉलिसी ऑफ लैप्स को शुरू किया था डलहौजी ने इस नीति को शुरू किया। इसके तहत जो है अगर किसी राजा में या किसी नवाब के पास उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य जो है ब्रिटिश शक्ति में मर्ज हो जाता था, यानी विलय हो जाता था। तो पॉलिसी ऑफ लैप्स ने कई राजाओं को, कई नवाबों को समाप्त कर दिया और धीरे धीरे करके जो भारत के क्षेत्रीय राज्य थे वो ब्रिटिश सत्ता में विलय कर गए। तो इस लेक्चर में हमने क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ा। क्षेत्रीय राज्यों की यहां हमने इंट्रोडक्शन ही प्राप्त की है। नेक्स्ट लेक्चर में जब अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज संघर्ष करते हैं क्षेत्रीय राज्यों से या क्षेत्रीय सत्ताओं से, तो उनके संघर्ष को हम उस लेक्चर में देखेंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।